गुड मॉर्निंग एवरीवन। जीके जीएस की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। ऑप्शन ए है 42वां संविधान संशोधन, बी में है 44वां संविधान संशोधन, सी में 52वां संविधान संशोधन या डी 61वां संविधान संशोधन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। और यह इस संविधान संशोधन के समय देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? यह हुआ था 1978 में। इस समय देश के प्रधानमंत्री जी कौन थे? श्री मोरारजी देसाई। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, बी में है संवैधानिक उपचार का अधिकार, सी में है शिक्षा का अधिकार, डी में है स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर है उसका राइट आंसर हो जाएगा बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन ए में क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कहां से कहां तक है? 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक। शिक्षा का अधिकार कहाँ है? आर्टिकल 21 के ए में। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ है? 19 से लेकर के 22 तक। 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। राज्य नीति के निदेशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्य नीति निदेशक तत्वों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी में है आयरलैंड, सी में कनाडा, डी में ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से हम लोग नीति निदेशक तत्व का विचार लिए थे और आयरलैंड इसे स्पेन से ग्रहण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ऑप्शन ए में है अमेरिका। अमेरिका से बहुत सारी चीजें लिए हैं। ऑप्शन सी में है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। इस सभी से भी बहुत कुछ लिए। हमारे संविधान को उधार का संविधान कहा जाता है। कारण है यही सब, हम लोग अधिकतर हमारे जो संविधान में चीजें हैं वो बाहर विदेशी स्रोत से लिए गए हैं या फिर आज़ादी से पहले जो एक्ट बने थे उससे लिए गए हैं। तो हम लोग इससे जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे वो सभी सीरीज के अंदर डाल देंगे, क्योंकि वीडियो को शॉर्ट रखना है, इसलिए यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, बी में है सरदार पटेल, डी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सी में है बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। यह अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों की समिति थी। 7 सदस्यों की समिति थी अध्यक्ष सहित। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मूल कर्तव्य को कह रहा है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ऑप्शन में है 42वां संविधान संशोधन, बी में है 44वां संविधान संशोधन, सी में है 73वां संविधान संशोधन, डी में है 86वां संविधान संशोधन। तो मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इससे संबंधित एक समिति है जिसका नाम है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन जोड़ा 10 मौलिक कर्तव्य गया था। बाद में चल करके एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। तो अभी जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 11। 44वां संविधान संशोधन कब का है? 1978 का है। 73वां संविधान संशोधन कब का है? 1992 का है। 86वां संविधान संशोधन कब का है? 2002 का है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? वित्त आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन में है ऑप्शन ए अनुच्छेद 280, बी में है अनुच्छेद 324, सी में है अनुच्छेद 356, डी में है 368। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उसका आर्टिकल 380। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 380 कह गए हैं, 280। 324 में क्या है? 324 में है निर्वाचन आयोग। सी में 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7।
पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया था? ऑप्शन में है 42वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन या फिर 74वां संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992। यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल 1993 को यह लागू हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का अधिकार किसे प्राप्त है? ऑप्शन ए है संसद को, सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन आयोग को या मंत्रिपरिषद को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में आता है, आर्टिकल 61। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? यूएसए से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकार से संबंधित है? कौन सा भाग मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 3। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन है ए में 2, बी में 3, सी में 4, डी में 5। तो न्याय कितने प्रकार का उल्लेख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, 2 प्रकार का समता का उल्लेख किया गया। 5 प्रकार का स्वतंत्रता क्या है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 2 प्रकार का क्या है? तो 2 प्रकार का है समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन का मुख्य परिणाम क्या था? ऑप्शन ए है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत, बी में है कांग्रेस और नरमपंथी और गर्म दलों में विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना, बंगाल विभाजन की समाप्ति। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस का नरमपंथी और गर्मपंथी दलों में विभाजन। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 ईस्वी में। बंगाल विभाजन का समाप्ति कब हुआ था? इसके 2 डेट काफी महत्वपूर्ण है। पहला 1911। 1911 को क्या हुआ था? समाप्ति की घोषणा हुई थी, लेकिन लागू या प्रभावी 1912 से हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 12। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन में है 1920, 1922, 1923, 1925। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1923। एग्जैक्ट डेट कहे तो 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास और मोतीलाल नेहरू जी द्वारा किए गए थे, जिसमें अध्यक्ष स्वयं CR दास थे एवं सचिव कौन थे? एवं सचिव थे इसके मोतीलाल नेहरू। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन में है बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। और यह कब लिखे थे? 1909 में, 1909 में। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता 1929 किसने की थी? ऑप्शन में है महात्मा गांधी, बी में है सरदार पटेल, सी में है जवाहरलाल नेहरू या डी होंगे सुभाष चंद्र बोस। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का तत्काल कारण क्या था? ऑप्शन ए में है रॉलेट एक्ट, बी में है नमक कानून का उल्लंघन,
सी में है साइमन कमीशन, डी में है बंगाल विभाजन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नमक कानून का उल्लंघन। क्योंकि रॉलेट एक्ट 1919 में आता है। रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में। साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में इसका गठन होता है, लेकिन यह आते कब है? 1928 में। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नमक कानून का उल्लंघन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन में है, ए में है रास बिहारी बोस, बी में है सुभाष चंद्र बोस, सी में है भगत सिंह, या फिर डी हो जाएंगे चंद्रशेखर आजाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। कौन हो जाएंगे? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। कहाँ किए थे? जापान में। कहाँ किए थे? जापान में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? जापान में की गई थी। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA का गठन किस वर्ष हुआ था? HSRA का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए है 1924, बी में है 1926, सी में है 1928 और डी में है 1930। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में HSRA का गठन हुआ था। हालांकि इसकी जड़ें काफी पुरानी है। इसकी जड़ें 1924 में HRA की स्थापना होता है। 1924 में HRA का स्थापना होता है, जिसका नाम बदल करके 1928 में क्या रख दिया गया था? HSRA इसका नाम बदल करके रख दिया गया था। इसका गठन हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? तो दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका गठन हुआ था। और गठनकर्ता कौन थे? चंद्रशेखर आजाद। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कैबिनेट मिशन योजना आया कब था? तो यह आया था 24 मार्च 1946 को। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे भारत के प्रधानमंत्री कह रहे, माफ कीजिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली, जिन्होंने यह मिशन भेजा था। यह 3 सदस्यीय था। पहले सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, उसके बाद कौन थे? एवी एलेक्जेंडर, और तीसरे सदस्य कौन थे? स्टैनफोर्ड क्रिप्स। पैथिक लॉरेंस क्या था? यह इस योजना के, कैबिनेट मिशन योजना के क्या थे? अध्यक्ष थे। उस समय भारत सचिव भी थे। और एवी एलेक्जेंडर क्या थे? एवी एलेक्जेंडर नौसेना के प्रथम लॉर्ड थे। और स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन थे? व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। तो ऑप्शन में क्या है? भारत का विभाजन, बी में क्या है? भारत को डोमिनियन स्टेटस देना, सी में क्या है? सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना, या डी होगा संविधान सभा को समाप्त करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना। चलिए आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर क्या है? 19। पूर्ण स्वराज्य दिवस पहली बार कब मनाया गया था? ऑप्शन में है, ए में है 26 जनवरी 1930, बी में है 31 दिसंबर 1930, सी में है 15 अगस्त 1947, डी में है 9 अगस्त 1942। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस पहली बार मनाया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? क्या 1917 में हुआ था,
बी में कह रहा है खेरा सत्याग्रह, क्या यह 1916 में हुआ था? सी में है बारदोली सत्याग्रह, क्या यह 1926 में हुआ था? या डी दांडी यात्रा, क्या 1928 में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? खेरा सत्याग्रह हुआ था वर्ष 1918 ईस्वी में। खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में, यहाँ 16 नहीं होगा। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था, ना कि 1926 में। दांडी यात्रा कब हुआ था? दांडी यात्रा हुआ था 1930 में, ना कि 1928 में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? नहीं पर विशेष ध्यान रखना। ऑप्शन ए है झारखंड, बी में है छत्तीसगढ़, सी में है उड़ीसा, डी में है गुजरात। भारत से कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। गुजरात से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, झारखंड से भी गुजरती है, राजस्थान से भी गुजरती है, मध्य प्रदेश से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, और पश्चिम बंगाल से भी गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, और मिजोरम से भी गुजरती है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र है? भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग पठारी क्षेत्र है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाए, सॉरी, ऑप्शन ए क्या है? 27%, बी में है 43%, सी में है 18%, या डी हो जाएगा 35%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27%। भारत में 27% पठार है, 43% मैदान है, और 18% नहीं, 35% नहीं, 30% लगभग पहाड़ी और पठार, पहाड़ी और पर्वत को मिला करके, माफ कीजिएगा पठार बोल दिए हैं, ध्यान से सुनिए, पहाड़ी और पर्वत दोनों को मिला के लगभग 30%, लगभग कितना है? 30%, लगभग 30% है। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? ऑप्शन ए क्या कह रहा है? गोदावरी, बी में है कृष्णा, सी में है नर्मदा, या डी गंगा। रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, नर्मदा नदी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी। नर्मदा की लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 1312 किलोमीटर। गोदावरी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। इसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, या फिर वृद्ध गंगा भी कह सकते हैं। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई है। कृष्णा की लंबाई कितनी है? कृष्णा की लंबाई 1400 किलोमीटर, या फिर कहीं कहीं 1401 किलोमीटर भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद गंगा, गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। नर्मदा नदी के बारे में ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी का लगभग हिस्सा केवल एमपी में ही है। एमपी में ही, लगभग एमपी में ही नर्मदा नदी बहती है। कितना? लगभग 900 से 1000 किलोमीटर केवल नर्मदा नदी मध्य प्रदेश से ही बहती है। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी में है पंजाब, सी में है बिहार, या डी में पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, ये इन्हीं क्षेत्रों में ज्यादातर पाए जाते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, आज का अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? मॉनसून की उत्पत्ति के लिए मुख्य रूप से कौन सा कारक उत्तरदायी है? इसमें सबसे सटीक कारण ढूंढना है।
मानसून की उत्पत्ति के लिए कौन सा कारण सबसे सटीक होगा? ऑप्शन ए में क्या कह रहा है? महासागरीय धारा। बी में क्या कह रहा है? वायु दाब का अंतर। सी में क्या कह रहा है? पृथ्वी का घूर्णन। और डी में क्या कह रहा है? ज्वार भाटा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर इन सभी में सबसे सटीक है, वो है वायु दाब का अंतर। वायु दाब का अंतर इसका सबसे सटीक आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्वेश्चन ऑप्शन ए है खासी पहाड़ी क्या मेघालय में है? बी नीलगिरी पहाड़ी क्या पंजाब में है? अरावली पर्वतमाला क्या हिमाचल प्रदेश में है? या गारो पहाड़ी क्या असम में है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा खासी पहाड़ी मेघालय में है। हाँ, ये बात सही है। नीलगिरी पहाड़ी पंजाब में है? नहीं, नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के सीमा पर है। अरावली पर्वत क्या हिमाचल प्रदेश में है? नहीं, अरावली पर्वत कहाँ है? राजस्थान में। गारो पहाड़ी क्या असम में है? बिल्कुल नहीं, गारो पहाड़ी भी कहाँ है? मेघालय में है। गारो पहाड़ी भी कहाँ है? मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत का सबसे बड़ा ताजे जल की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वुलर झील, बी में है चिल्का झील, सी में है सांभर झील या डी में है लोकटक झील। भारत का सबसे बड़ा ताजे जल का झील पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुलर झील। वुलर झील कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। और वुलर झील के ताजा होने का कारण क्या है? इसमें जो पानी आती है वो इसका स्रोत क्या है? झेलम नदी। क्या है? झेलम नदी। चिल्का चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में। यह भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है। सांभर झील कहाँ है? सांभर झील है राजस्थान में। तो चलिए आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 28। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण किन नदियों द्वारा होता है? ऑप्शन ए गंगा और यमुना, बी में है गंगा और ब्रह्मपुत्र, सी में है गोदावरी और कृष्णा, डी में है नर्मदा और तापी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन करता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां इसका निर्माण करती है। आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 29। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन में है आपके ए में है चेरापूंजी, बी में है शिलोंग, सी में है मौसिनराम, डी में अगरतला। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या चेरापूंजी होगा, क्या शिलोंग होगा, क्या मौसिनराम होगा, क्या अगरतला होगा? तो ये सब नहीं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसिनराम। मौसिनराम इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे कम बारिश की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? जैसलमेर। क्या हो जाएगा? जैसलमेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जल धारण क्षमता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी क्वेश्चन का मतलब है निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी जल धारण क्षमता के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में है लाल मिट्टी, बी में क्या जलोढ़ मिट्टी है, सी में क्या काली मिट्टी है, डी में क्या लैटेराइट मिट्टी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर सी काली मिट्टी। काली मिट्टी को अनेकों नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को ही रेगुड़ मृदा कहा जाता है। काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुड़ मृदा कहा जाता है। स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। काली कपासी मिट्टी कहा जाता है। उसके बाद है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बारे में ध्यान रखिएगा, भारत में लगभग कुल भूमि का 43% व सतही भूमि का 40%, 40% केवल क्या है? 40% है केवल जलोढ़ मृदा। तो आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन ही डेली होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से। तो कैसा लगा आज का क्लास? ऑफलाइन कमेंट सेक्शन में बता करके जाइएगा। ऐसे ही क्वेश्चन प्रतिदिन मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी का लगभग संग्रह आपको यहाँ मिल जाएगा। तो चलिए समाप्त करते हैं आज का क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।